Dear friends, Team Nursing Academy presents Nursing NCLEX RN Concepts, Fact and Bullets. How to remember nursing facts? नर्सिंग फैक्ट को याद करने की मजेदार ट्रिक्स। मॉड्यूल 3 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यदि कोई क्वेरी हो तो आप nursingacademy07@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। रीड नाउ, शेयर नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर या सफल होने के लिए जिंदगी में एक बार ठान लेती है, मैं लाख बार मेहनत कर सकता हूं बट हार नहीं मान सकता। मैं लाख बार मेहनत कर सकता हूं बट हार नहीं मान सकता। लेट्स नाउ स्टार्ट। In a patient who has a cardiac disorder, measuring temperature rectally may stimulate a vagal response and lead to vasodilation and decrease cardiac output. एक जिस भी पेशेंट को कार्डियक डिसऑर्डर हो, टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर हमें मेजर नहीं करना है क्योंकि उसके कारण वेगल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वेसल्स डायलेट होंगी, इसके कारण कार्डियक आउटपुट कम होगा। When recording pulse amplitude and rhythm, the nurse should use these descriptive measures. पल्स एम्पलीट्यूड और रिदम को रिकॉर्ड करने के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें एक क्वेश्चन एक बार एम्स ऋषिकेश में आ भी चुका है कि नॉर्मल पल्स का कैटेगरी या फिर उसका कितना रेंज है, तो उसका राइट आंसर था पल्स 2। ए बाउंडिंग पल्स के लिए कितना देंगे हम, पल्स 3। बाउंडिंग पल्स रेडिली पाल्पेबल एंड फोर्सफुल पल्स। नॉर्मल पल्स 2 इजीली पाल्पेबल। 3D और वीक पल्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, कितना मार्किंग है 1। एब्सेंट पल्स या नॉट फीबल पल्स, नॉट डिटेक्टेबल पल्स 0। नेक्स्ट, द इंट्राऑपरेटिव पीरियड बिगेन व्हेन ए पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑपरेटिव रूम bed and end when the patient is admitted to the post anesthesia care unit. इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड कब शुरू होगा, जब पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफर करते हैं। स्टार्ट कब होगा, ऑपरेटिव रूम में ट्रांसफर करने से लेके एंड कब होगा, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में शिफ्ट करने तक। इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड कब से कब तक होता है, ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफर करने से लेकर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में एडमिट करने तक। ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी द नर्स शुड इंश्योर दैट, किसी भी सर्जरी से पहले कई हॉस्पिटल्स में या कई हेल्थ केयर सेटअप में चेकलिस्ट होती है, तो क्या क्या इंश्योर करना होता है उनको। द इन्फॉर्म कंसर्न फॉर्म हैज बी साइंड, पहला पॉइंट इन्फॉर्म कंसेंट साइन हो गया है। दूसरा पॉइंट, दैट द पेशेंट हैज नॉट टेकन एनीथिंग बाय माउथ सिंस मिडनाइट, मिडनाइट से के बाद में पेशेंट ने कुछ लिया तो नहीं है ओरली। ऑप्शन नंबर 3, हैज टेकन ए शॉवर विथ एंटीमाइक्रोबाइल सोप। पॉइंट नंबर 4, हैज हैड माउथ केयर विदाउट swallowing द वाटर। पॉइंट नंबर 5, हैज रिमूव्ड कॉमन ज्वेलरीज, क्या ज्वेलरी हटा दी गई है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 6, हैज रिसीव्ड प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब्ड प्री मेडिकेशन है वो ले चुका है। पॉइंट नंबर 7, दैट वाइटल साइन हैज बीन टेकन एंड रिकॉर्डेड, वाइटल साइंस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4, आर्टिफिशियल लिम्ब एंड अदर प्रोस्थेसिस आर यूजुअली रिमूव्ड, आर्टिफिशियल लिम्स जैसे डेंचर्स या फिर ज्वेलरी वगैरह जो रिमूव की जा चुकी हैं। कंफर्ट मेजर्स सच एज पोजिशनिंग द पेशेंट, rubbing the patient back and providing a restful environment may decrease the patient's need for analgesic or may enhance their effectiveness. कंफर्ट मेजर्स जैसे पेशेंट को पोजीशन देना, बैक को रब करना, प्रोवाइड रेस्टफुल एनवायरमेंट, यदि ये अप्लाई की जाए तो एनाल्जेसिक का या तो इफेक्ट बढ़ जाता है या फिर उसकी जरूरत कम पड़ती है। नेक्स्ट, द ड्रग हैज 3 नेम्स, किसी भी ड्रग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट है जेनरिक नेम विच इज यूज्ड इन ऑफिशियल पब्लिकेशन, जेनरिक नेम जो ऑफिशियल पब्लिकेशन के दौरान या फिर उसकी खोज के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड और ब्रांड नेम सच एज टिलिनोल फॉर एग्जांपल विच इज सिलेक्टेड बाय ड्रग कंपनी,
जो ड्रग कंपनी या बनाने वाली कंपनी जो नाम देती है वो होता है ट्रेड और ब्रांड नेम। थर्ड, केमिकल नेम विच डिस्क्राइब द ड्रग केमिकल कंपोजिशन। केमिकल नेम वो नाम ड्रग का जो उसका केमिकल कंपोजिशन डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है, टू अवॉइड स्टेनिंग ऑफ टीथ द पेशेंट शुड टेक लिक्विड आयरन प्रिपरेशन थ्रू स्ट्रो। लिक्विड आयरन प्रिपरेशन यदि लिक्विड आयरन फॉर्म में है तो पेशेंट को स्ट्रो के द्वारा लेना चाहिए। डायरेक्टली ओरली लेने के कारण टीथ का स्टेनिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, द नर्स शुड यूज जे ट्रेक मेथड टू एडमिनिस्टर एन IM इंजेक्शन ऑफ आयरन डेक्सट्रोन। आयरन इंजेक्शन को हम कौन से मेथड से देते हैं? IM जे ट्रेक मेथड। IM जे ट्रेक मेथड। इट्स पॉइंट आल्सो रिपीट इन वेरियस एग्जाम्स। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म मे इंटर द बॉडी थ्रू द नोज, माउथ, रेक्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और स्किन। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर कहां से इंटर हो सकता है? नोज या माउथ, रेक्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और स्किन। नेक्स्ट, इन डिसेंडिंग ऑर्डर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब है उसको पेशेंट या क्लाइंट को कुछ पता है, जैसे वर्बली बात कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। सेकंड है लेथार्जी, आलस की स्थिति में है, रेस्पॉन्स थोड़ा ढीला डाला गया। स्टूपर, बिल्कुल भी कम रेस्पॉन्स, हेलो, हाँ हाँ ऐसे। लाइट कोमा मतलब कॉन्शियसनेस बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्शियस। डीप कोमा, हाँ मिस्टर, रेस्पॉन्स ही नहीं। नेक्स्ट है, टू टर्न ए पेशेंट बाय लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग मेथड, स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी का पेशेंट होता है उसको लॉग रोलिंग मेथड के द्वारा टर्न करते हैं या मूवमेंट शिफ्टिंग करते हैं। द नर्स फोल्ड द पेशेंट्स आर्म अक्रॉस द चेस्ट, एक्सटेंड द पेशेंट लेग एंड इंसर्ट ए पिलो बिटवीन देम इफ नीडेड। पहले से ड्रॉ सीट अंडर द पेशेंट एंड टर्न द पेशेंट बाय स्लोली एंड जेंटली पुलिंग ऑन द ड्रॉ सीट। लॉग रोलिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं? पेशेंट का आर्म को टर्न करेंगे, उसके बाद उसके पैरों को टर्न करेंगे, पैरों के बीच में पिलो डालेंगे और उसके बाद पेशेंट के अंडर ड्रॉ सीट डालेंगे और देन टर्न द पेशेंट बाय स्लोली एंड, और उसके बाद ड्रॉ सीट को पकड़ के स्लोली पुल करके शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है, द डायफ्राम of the stethoscope is used to hear high pitch sound such as breath sound. Diaphragm का यूज हाई पिच ब्रीथ साउंड या हाई पिच साउंड को लिसन करने के लिए यूज या सुनने के लिए यूज करते हैं। ए स्लाइट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर 5 to 10 mmHg बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट आर्म इज नॉर्मल। यदि हम राइट और लेफ्ट दोनों आर्म से पेशेंट का बीपी ले रहे हैं, यदि उनमें 5 से लेके 10 mmHg का डिफरेंस है तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है, द नर्स शुड प्लेस द ब्लड प्रेशर कफ 1 इंच और 2.5 सेमी अबव द एंटीक्यूबिटल फोसा। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स भी बार बार इस क्वेश्चन में रिपीट होता है। बीपी कफ हम कहां पे अप्लाई करते हैं? एंटीक्यूबिटल फोसा से 1 इंच या 2.5 सेमी जस्ट ऊपर। नेक्स्ट है, when instilling ophthalmic ointments, the nurse should waste the first bead of ointment and then apply the ointment from the inner canthus to outer canthus. Ophthalmic ointment अप्लाई करना है नर्स को, तो सबसे पहले जो ड्रॉप है फर्स्ट लास्ट उसको तो क्या कर देंगे? वेस्ट कर देंगे। फर्स्ट बीड, ऑइंटमेंट को बीड बोलते हैं, ऑइंटमेंट जो निकलता है फर्स्ट उसको वेस्ट कर देंगे। उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे कहां से? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। याद कर लेना, अंदर से बाहर की तरफ, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। लाखों बार एग्जाम में आ चुका है कि ऑइंटमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, फर्स्ट बीड वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है, द नर्स शुड यूज ए लेग कफ टू मेजर
ब्लड प्रेशर। मोटे पेशेंट में बीपी का मेजरमेंट लेब कफ के द्वारा किया जाता है, और उस पेशेंट या जिसको ओबेसिटी है उसमें बीपी कफ का मेजरमेंट लेग कप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ ए ब्लड प्रेशर सूट इज अप्लाइड टू लूजली, यदि बीपी कफ ढीला बंधा हुआ है तो बीपी का रीडिंग फाल्सी एलिवेटेड होगा। नेक्स्ट है, टोसिस इज ड्रूलिंग ऑफ आईलिड। टोसिस का मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं इस टर्म को, पटोसिस का मतलब होता है पटाना। पटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो आंख बंद करने का मतलब है ड्रूपिंग, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रॉप करना, नीचे करना। पटोसिस सेम कंडीशन होगी, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, जैसे हम आंख बंद करते हैं एक पटाने के लिए, इजीली याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, ए टिल्ट टेबल इज यूजफुल फॉर ए पेशेंट विथ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, orthostatic hypotension and brain damage because it can move the patient gradually from a horizontal to vertical upright position. Tilt table का यूज मोस्ट कॉमनली, टिल्ट टेबल या टिल्ट टेबल जो भी का यूज मोस्ट कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट के लिए, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वाले पेशेंट के लिए और ब्रेन डैमेज वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट हॉरिजेंटल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में इजीली मूव किया जा सकता है बाय द सपोर्ट। नेक्स्ट है, टू परफॉर्म वेन्यूपंक्चर विद द लीस्ट इंजरी टू द वेसल्स, द नर्स शुड टर्न द बेवल अपवर्ड व्हेन द वेसल्स lumen is larger than the needle and turn it downward when the lumen is only slightly larger than the needle। वेन्यूपंक्चर का मतलब है आईवी कैनुलेशन करने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, लीस्ट इंजरी, जिससे लीस्ट इंजरी हो। द नर्स शुड, बेवल को हम अपवर्ड रखेंगे एंड और ल्यूमन है वो स्लाइटली नीडल से थोड़ा सा लार्जर होना चाहिए। नेक्स्ट है, टू मूव ए पेशेंट टू द एज ऑफ द बेड ऑफ ट्रांसफर द नर्स शुड फॉलो 3 स्टेप्स। वही सेम, एज ऑफ ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम हेड वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद पैर वाला, फिर उसके बाद बीच वाला मिडल पार्ट। मूव द पेशेंट्स हेड एंड शोल्डर टुवर्ड द एज ऑफ द बेड। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, हेड ऑन शोल्डर द एज ऑफ द बेड की तरफ लेके आएंगे। नेक्स्ट है, मूव द पेशेंट्स फीट एंड लेग्स एज ऑफ द बेड, सिरसेंट पोजिशन। प्लेस बोथ आर्म्स वेल अंडर द पेशेंट हिप, या डो सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्ट्रेन द बैक वाइल मूविंग द पेशेंट टुवर्ड द एज ऑफ द बेड। नेक्स्ट, व्हेन बीइंग मेजर्ड फॉर क्रचेज द पेशेंट शुड वियर शूज। क्रच के लिए मेजरमेंट करने के लिए पेशेंट शूज पहने रखना है। नेक्स्ट है, द नर्स शुड अटैच ए रेस्टेंट टू द पार्ट ऑफ द बेड फ्रेम when move with the head not to the mattress or side rails। यदि किसी भी पेशेंट को रेस्ट्रेंट करना है या टाई करना है तो उसको हम किससे, बेड फ्रेम से अप्लाई करेंगे, न कि मेट्रेस और साइड रेल से। मेट्रेस और साइड रेल से अप्लाई नहीं करना है। उस जो भी बैंडेज या जो जिससे भी हम टाई कर रहे हैं वो किसके साथ बांधेंगे, बेड फ्रेम के साथ। नेक्स्ट, द मिस्ट इज ए मिस्ट टेंट। In a mist tent, oxygen tent should never become too dense that it obscure clear visualization of the patient's respiratory pattern। मिस्ट टेंट या ऑक्सीजन टेंट का डेंसिटी कम होना चाहिए, या मतलब उसका जो प्लास्टिक या कवर है वो कम गाढ़ा, जिसमें उसका पेशेंट या क्लाइंट के रेस्पिरेटरी पैटर्न को विजुअलाइज किया जा सके। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्टर हिपेरिन सबक्यूटेनियसली। हिपेरिन इंजेक्शन कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस। कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस। द नर्स शुड फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले क्लीन करेगी, रब नहीं करना, बट डोंट रब द साइट विद एल्कोहल। क्लीन बट डोंट रब द साइट विद एल्कोहल, हिपेरिन का रूट है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्टर हिपेरिन स्ट्रेच द स्किन टोट एंड पिक अप ए वेल डिफाइंड स्किन फोल्ड। हिपेरिन सबक्यूटेनियस देने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी एब्डोमेन बिलो द अम्बलाइकस।
साइट का प्रायोरिटी। होल्ड द शाफ्ट ऑफ नीडल इन ए ड्राफ्ट पोजिशन, इंसर्ट द नीडल इन द स्किन एट ए राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। किस एंगल पे देते हैं? 90 डिग्री एंगल पे। Firmly depress the plunger but don't aspirate. Leave the needle in place for 10 seconds. Withdraw the needle gently at the angle of insertion. Apply pressure to the injection site with an alcohol pad. हमें प्लंजर या फिर जैसे हिपेरिन दे रहे हैं, जो इंसुलिन सिरिंज होती है 26 गेज के नीडल आता है उसमें, उसके द्वारा देते हैं, वापिस एस्पिरेट नहीं करना होता है। नेक्स्ट वन, फॉर ए सिग्मोइडोस्कोपी, ये पोजीशन बार बार एग्जाम में पूछी गई है। सिग्मोइडोस्कोपी प्रोसीजर के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं? नी चेस्ट पोजीशन या फिर सिम्स पोजीशन, दोनों राइट आंसर होंगे। डिपेंड करता है इनमें से, या तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। डिपेंड करता है फिजिशियन प्रेफरेंस। फॉर ए सिग्मोइडोस्कोपी द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन द नी चेस्ट पोजीशन और सिम्स पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द फिजिशियन प्रेफरेंस। Next, Maslow hierarchy of needs must be met in the following order. First, physiological need. First need, physiological need. Second need, safety and security need. Third, love and belonging. Fourth, self-esteem and recognition. Last one, self-actualization. यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, क्या बनता है? हाईएस्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट लेवल की नीड कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड। मैंने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। फिजियोलॉजिकल नीड में आता है ऑक्सीजन, फूड, वाटर, सेक्स, रेस्ट एंड कंफर्ट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि उसको कोई नुकसान तो नहीं है, डर तो नहीं है। लव एंड बिलोंगिंगनेस, इमोशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। एंड रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान बनाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक लेवल ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए। बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कमिंग सून आ रहा है उसका अपडेट आपको आपकी ईमेल पे मिल सके, या फिर आपके फोन में जैसे ही हम अपडेट करें घंटी बज जाए। वीडियो के अंत में मैं आपसे ये इतना ही कहूंगा, जो लोग असफल होने से डरते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ शुरू करूंगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, वे कभी भी सफलता की खुशियों का मजा नहीं उठा सकते, आनंद अनुभव नहीं कर सकते। थैंक यू।